सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। इस बार आपकी दुर्गा पूजा की छुट्टी कैसी रही? क्या कहा, मज़ा नहीं आया? बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि इस बार कोरोना महामारी के कारण प्रशासन ने एक जगह भीड़ को इकट्ठा नहीं होने का आदेश दिया था, ताकि हम सामाजिक दूरी का पालन करते हुए कोरोना से बचे रहें। इसी कारण इस बार मेला के आयोजन पर रोक था और आप इस बार जी खोलकर घूम नहीं पाए। कोई बात नहीं, अगर हम कोरोना से बचे रहे, स्वस्थ रहेंगे तो अगले साल और आने वाले कई सालों में हम मेला देखते रहेंगे। अच्छा बच्चों, आप ये बताएं कि इस चित्र में आपके स्क्रीन पर एक चित्र दिख रहा है, उसमें आपको कौन सा जीव दिखाई पड़ रहा है? क्या कहा? गिलहरी। शाबाश। तो क्या आज हम लोग इस चित्र में दिख रही गिलहरी के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करें? ठीक है, सबसे पहले मैं आपको अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम है सुमन कुमार और मैं आपको कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक भाषा मंजरी के अंतर्गत आने वाले पाठों के बारे में आपसे चर्चा करता रहूँगा। उसके बारे में बातें करते रहेंगे हम लोग। तो आज हम लोग इस चित्र में दिखने वाली गिलहरी के बारे में बात करते हैं। लोग बिल्ली को प्यार से बिल्लू कहते हैं, तो आप बताएं गिलहरी को हम प्यार से क्या बोल सकते हैं? क्या कहा? गिल्लू। अरे वाह, आप तो बहुत तेज हैं। तो हम लोग गिल्लू पाठ के बारे में आज पढ़ेंगे, जो आपकी पाठ्य पुस्तक में पाठ संख्या 2 है। अब आप अपनी किताब निकाल लें और गिल्लू पाठ निकालें और उस पर हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि गिल्लू जो है वो महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया है और यह एक रेखा चित्र है। इस पाठ में गिल्लू एक छोटा सा गिलहरी है, जिससे लेखिका का आत्मीय संबंध स्थापित हो जाता है। गिल्लू नामक गिलहरी उनके परिवार का हिस्सा बन जाता है, जिसका बड़ा ही मनोरम रेखा चित्र लेखिका ने खींचा है, जिसमें प्राणी मात्र के प्रति दया, प्रेम और मानवीय संवेदना का भाव उद्घाटित हुआ है। तो बच्चों, आप अपनी पाठ्यपुस्तक भाषा मंजरी में पाठ संख्या 2, जो गिल्लू है और ये प्रख्यात साहित्यकार महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया है, इस पाठ का हम लोग अध्ययन करते हैं। पहले मैं इसका आदर्श वाचन करूँगा, अर्थात मैं आपको इस पाठ को पढ़कर सुनाऊँगा और आप ध्यान से इस पाठ में प्रयुक्त हुए शब्दों के उच्चारण पर ध्यान देंगे। तो मैं पाठ का प्रारंभ करता हूँ। आप भी अपने पुस्तक में देखिए और मेरे साथ साथ पढ़ने का अभ्यास करिए। सोनजूही में आज एक पीली कली लगी है। इसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया, जो इस लता की सघन हरितिमा में छिपकर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर उसे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राण की खोज है। परंतु वह तो अब तक इस सोनजूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा 2 कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआ छुअबुल जैसा खेल खेल रहे हैं। यह काक भुसुंडी भी विचित्र पक्षी है।
एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित, अति अवमानित। हमारे बेचारे पुरखे न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के, न हंस के। उन्हें पितरपक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। दूसरी ओर हम कौवा और काँव काँव करने को अवमानना के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं। मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी, क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। निकट जाकर देखा, गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है और अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं। काकद्वय की चोंचों के 2 घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे, अतः वह निश्चेष्ट सा गमले से चिपका पड़ा था। सबने कहा, कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। परंतु मन नहीं माना। उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई, फिर रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेंसिलिन का मरहम लगाया। रुई की पतली बत्ती दूध से भिगोकर जैसे तैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई, पर मुंह खुल न सका और दूध की बूंदें दोनों ओर ढुलक गई। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने 2 नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसी आँखों से इधर उधर देखने लगा। 3-4 मास में उनके स्निग्ध रोएं, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आँखें सबको विस्मित करने लगीं। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया और इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। वही 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मनकों सी आँखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या देखता समझता रहता था, परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। वह मेरे पैर तक आकर सर्र से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए न उठती। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले 2 पंजों और उसके सिर के अतिरिक्त सारा लघुगात लिफाफे के भीतर बंद रहता। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता और काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता रहता। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगी। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। मैंने कीलें निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता है। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा
वैसे ही गिल्लू अपने जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगा। तब से यह नित्य का क्रम हो गया। मेरे कमरे से बाहर जाने पर वह भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोनजूही की पत्तियों में। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत हुई है ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। गिल्लू इनमें अपवाद था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहां बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू उसका प्रिय खाद्य था और कई दिन काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीज़ें या तो लेना बंद कर देता था या झूले से नीचे फेंक देता था। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता। सब उसे काजू दे जाते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिनसे ज्ञात होता था कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू न बाहर जाता न अपने झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का सर्वथा नया उपाय खोज निकाला था। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने न कुछ खाया न बाहर गया। रात में अंत की यातना में भी वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिससे उसने अपने बचपन की मरणासन स्थिति में पकड़ा था। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जागकर हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। उसका झूला उतारकर रख दिया गया है और खिड़की की जाली बंद कर दी गई है, परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक चिक करती ही रहती है और सोनजूही पर बसंत आता ही रहता है। सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि दी गई है, इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी, इसलिए भी कि उस लघुगात का किसी वासंती दिन जूही के पिताब छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। तो बच्चों, इस तरह से इस पाठ का आदर्श वाचन समाप्त हुआ। आप इसी तरह से पढ़ने का अभ्यास करें। अगले वीडियो में हम लोग इसके अर्थ के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने गिल्लू पाठ का आदर्श वाचन किया था और हमने पढ़ना सीखा था कि पाठ को पढ़ते समय शब्दों का उच्चारण किस प्रकार करते हैं। मैं फिर से
आपके बीच इस पाठ के व्याख्या को लेकर उपस्थित हो गया हूँ। मैं इसमें पाठ को छोटे छोटे अनुच्छेदों में बांट दिया है। मैं एक एक अनुच्छेद को पढ़ूंगा और उसकी व्याख्या हम लोग करेंगे। तो शुरू करते हैं। आप जानते हैं, जैसा कि पहले भी मैंने चर्चा किया था, कि गिल्लू पाठ एक रेखा चित्र है जो महादेवी वर्मा द्वारा रचित है। बच्चों, आपके मन में प्रश्न उठ रहे होंगे कि रेखा चित्र होता क्या है। तो आपने बिल्कुल सही अंदाज़ा लगाया। रेखाओं के द्वारा बना हुआ चित्र रेखा चित्र है। चित्र में रेखाएं जो काम करती हैं वही काम साहित्य में शब्द करते हैं। जब लेखक शब्दों के द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु या दृश्य का इस प्रकार वर्णन करता है कि आंखों के आगे उस व्यक्ति, वस्तु या दृश्य का चित्र खींचता चला जाए, अर्थात वह पात्र जीवंत होता जाए, तो इसे साहित्य की विधा में रेखा चित्र कहते हैं। इसमें साहित्यकार अपनी कल्पना या अनुभूति का अलग से कोई रंग नहीं भरता। जिस व्यक्ति, वस्तु या दृश्य का वर्णन करना चाहता है उसका हूबहू चित्र अंकित कर देता है। और ये चित्र कैसे अंकित होता है? शब्दों के माध्यम से। शब्दों के माध्यम से साहित्यकार ऐसा चित्र अंकित करता है कि वह चित्र हमें सजीव दिखाई पड़ने लगता है, जैसे वह चित्र मेरे आँखों के सामने चल रहा हो या वह घटना हमारे आँखों के सामने घट रही हो और हम उसके साथ उसकी धारा में बहने लगते हैं। यही साहित्य की खूबी है। आइए अब हम महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र गिल्लू पाठ का व्याख्या प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका पहला अनुच्छेद देख रहे हैं जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। मैं इसे पढ़ रहा हूँ, आप इसे देखें। सोनजूही में आज एक पीली कली लगी है। इसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया जो इस लता की सघन हरितिमा में छिपकर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूद कर उसे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राण की खोज है। परंतु वह तो अब इस सोनजूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। इन वाक्यों में लेखिका अपनी गिलहरी का स्मरण करती है और उस पल को व्यक्त करती है जिस पल वह अपने प्यारे गिलहरी गिल्लू से बिछड़ी थी। इसी संदर्भ में उन्होंने कहा है कि आज उनके दरवाजे पर, घर के सामने जो सोनजूही नाम का फूल का पौधा लगा है, उसमें एक पीली कली निकली है और उस पीली कली को देखकर उनको अनायास ही, माने अचानक ही उस छोटे जीव की याद आ गई जो इस सोनजूही की लता की हरियाली में छिपकर बैठता था और उनके निकट पहुंचते ही उनके कंधे पर कूदकर उनको चौंका देता था। और लेखिका बार बार वहाँ से गुजरते समय हमेशा उस छोटे से जीव गिल्लू को याद करती रहती है और उसी के बारे में कह रही है कि अब तक वह तो इस सोनजूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा और किसी स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। अर्थात सोनजूही की जड़ में ही गिल्लू की समाधि दी गई थी। लेखिका का यह विश्वास है, यह कहना है कि हो सकता है गिल्लू मुझे चौंकाने के लिए हर बार एक नई कली के रूप में आता है और मुझे अपनी याद दिला देता है। अब हम अगले अनुच्छेद को देखते हैं। अगला अनुच्छेद है, अचानक एक दिन सवेरे
कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा 2 कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआ-छुअबोल जैसा खेल खेल रहे हैं। यह काक भुसुंडी भी विचित्र पक्षी है, एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित, अति अवमानित। लेखिका कहती हैं कि एक दिन जब वो अपने कमरे से बाहर निकली तो उन्होंने देखा एक गमले के चारों ओर 2 कौवे अपनी चोंच से छुआ-छुअबोल जैसा खेल खेल रहे हैं। इसके बारे में लेखिका कह रही हैं काक भुसुंडी भी विचित्र पक्षी है। काक भुसुंडी मतलब कौवा। कौवा एक विचित्र पक्षी है। यह कभी एक साथ, इसमें कई गुण होते हैं। कभी हम इसका आदर करते हैं, एक साथ कह रहा है कि एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित, अति अवमानित, मतलब एक साथ कभी हम इसका आदर करते हैं, कभी अनादर करते हैं, कभी बहुत सम्मान देते हैं और कभी उसे अपमानित भी करते हैं। ये उसके बोलने के ढंग से, अपने नज़रिए से होता है। क्योंकि कभी हम सोचते हैं कि कौवा हमारे लिए कुछ संदेश लेकर आया है, कभी लगता है कि काँव काँव करके यह हमको कोई बुरा चीज़ की सूचना दे रहा है, इसलिए हम उसे भगाते भी हैं। इन्हीं सब चीज़ों का वर्णन लेखिका ने यहाँ किया है। उसके बारे में आगे वो कहती हैं, हमारे पुरखे न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के रूप में, न हंस के रूप में। उन्हें पितरपक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। इतना ही नहीं, हमारे दुरस्त प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। दूसरी ओर हम कौवा और काँव काँव करने को अवमानना के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं। इन पंक्तियों में लेखिका ये कहना चाह रही है कि हमारे पुरखे पितरपक्ष के दिनों में न गरुड़ के रूप में आते हैं, न मोर के रूप में, न हंस के रूप में, ये कौवे के रूप में ही आते हैं और अपना आहार लेकर जाते हैं। ऐसी हमारी हिंदू धर्म में मान्यता है कि कौवे हमारे पुरखे बनकर पितरपक्ष में जब हम उनको कुछ अर्पण करते हैं, कुछ देते हैं, तो उसको खाने के लिए आते हैं और उस समय हम कौवों का बहुत सम्मान करते हैं। और लेखिका ये भी कह रही हैं कि इतना ही नहीं, ये हमारे केवल पुरखे के रूप में नहीं आते, ये हमारे दूर रहने वाले प्रियजनों के, हमारे अपने लोगों के आने की सूचना भी काँव काँव कर कर देते हैं। और कभी कभी कर्कश ध्वनि में जब ये काँव काँव करते हैं तो हमें लगता है ये कोई दुख की खबर दे रहा है और हम कहते हैं कि ये हमारी अवमानना कर रहा है। अब आगे अगले अनुच्छेद में हम देखते हैं, मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी, क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। निकट जाकर देखा, गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है और अब कौवे उसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं। लेखिका कह रही है कि मैं इस काक पुराण मतलब कौवों के बारे में बात करते करते जब खो गई तो अचानक तब बाधा पड़ी जब हमने देखा कि दीवार और गमले की संधि में, अर्थात दीवार और गमले के बीच में एक छोटा सा जीव है जो छिपा है और उस पर जाकर मेरी दृष्टि रुक गई, मतलब मेरी नज़र रुक गई। और नज़दीक जाकर जब हमने देखा तो वहाँ एक छोटा सा गिलहरी का बच्चा था जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा था और कौवे उसमें अपना आहार खोज रहे थे, मतलब कौवे उसे खाने की कोशिश कर रहे थे। आगे लेखिका कहती हैं, काकद्वय की चोंचों के 2 घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे, अतः वह निश्चेष्ट सा गमले से चिपका पड़ा था। अर्थात कौवों ने अपनी चोंचों से 2 घाव उसके शरीर पर बना दिए थे, जो उस छोटे से जीव के लिए बहुत था, और वो उस घावों की चोट से वह बेजान सा गमले से चिपका पड़ा था। अब अगली पंक्तियों में देखते हैं, सबने कहा, कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसा ही रहने दिया जाए। अर्थात इन गिलहरी के शरीर पर कौवे के चोंच के घाव लग गए थे और इसलिए लोगों ने कहा कि यह नहीं बचेगा, इसलिए इसको छोड़ दीजिए, कौवे को ही खाने दीजिए। परंतु आगे देखते हैं, परंतु मन नहीं माना, उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई,
फिर रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। लेखिका कह रही है, लेखिका बहुत दयालु थी, उनको दया आ गई और उन्होंने कहा कि उन्होंने सोचा, उनका मन नहीं माना और उसने उसको हौले से उठाकर, मतलब धीरे से उठाकर अपने कमरे में लाई और रुई से उसके खून को साफ किया, उसके घावों को साफ किया और उस पर मरहम लगाया। पेनिसिलिन नामक एक मरहम होती है जो घावों पर लगाया जाता है, उसको लगाए। उसके बाद अगली पंक्तियों में देखें, रुई की पतली बत्ती दूध से भिगोकर जैसे तैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई, पर मुंह खुल न सका और दूध की बूंदें दोनों ओर ढुलक गई। उन्होंने दया से कि यह भूखा होगा, रुई में दूध भिगोकर या दूध से रुई को भिगोकर उसकी पतली सी बत्ती बनाई और उसके छोटे से मुंह में डाल दी, पर मुंह खुला नहीं, वह बेहोश था और दूध की बूंदें दोनों ओर ढुलक गई, माने दोनों ओर गिर पड़ी। अब आगे पंक्तियों में देखें, कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने 2 नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। लेखिका कह रही हैं कि कई घंटों उसका इलाज किया गया, उसके बाद उसके मुंह में एक बूंद पानी जा सका। और तीसरा दिन आते आते वह इतना अच्छा और स्वस्थ हो गया कि उसने उस छोटे से गिलहरी ने लेखिका की उंगली अपने 2 नन्हे पंजों से, गिलहरी के पैर आपने देखे हैं, 2 पैर 4 पैर होते हैं, 2 से कभी कभी आपने देखा होगा कि वो बैठ जाती है 2 पैर पर और दो पैरों से आप हाथ बनाकर उसको खाती रहती है, आपने देखा है ना, कितना मज़ेदार दृश्य होता है वो। तो वही लेखिका कर रही है कि तीसरे दिन वह इतना अच्छा हो गया कि अपने 2 नन्हे हाथों से, 2 नन्हे पंजों से पकड़कर लेखिका को उंगली पकड़ लिया और नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा और अपनी छोटी छोटी आंखों से, जो नीले नीले रंग की दिखाई पड़ रही थी, बड़ी प्यारी लग रही थी, इधर उधर देखने लगा। अब अगली पंक्तियों में देखें, 3-4 मास में उनके स्निग्ध रोएं, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी। इसमें लेखिका कह रही है कि 3-4 महीनों में ही उसके शरीर पर बड़े ही कोमल कोमल रोएं निकल गए, झब्बेदार और मोटी पूंछ निकल गई और आंखें उसकी चंचल और चमकीली थी, जो सबको विस्मित करने लगी, मतलब आश्चर्यचकित करने लगी। अब अगली पंक्तियों में देखें, हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया और इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। लेखिका कह रही है कि हमने जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया, अर्थात उस गिलहरी जो एक जातिवाचक संज्ञा है उसको उन्होंने व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया, अर्थात उस गिलहरी जाति का एक जीव था गिलहरी, जिसको उन्होंने एक नाम दे दिया, नया नाम दे दिया गिल्लू, और इस तरह वह गिलहरी जातिवाचक संज्ञा से गिल्लू एक व्यक्तिवाचक संज्ञा बन गया और इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। उसके बाद कह रही है लेखिका कि फूल रखने की एक छोटी सी डलिया में रुई बिछाकर उसे तार के सहारे खिड़की पर लटका दिया और उसका घोंसला तैयार हो गया। अब आगे पंक्तियों में देखें, वही 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मनकों सी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या देखता समझता रहता था, परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। अब जो घोंसला उसका बनाया गया था, जो घर उस लेखिका ने बनाया था खिड़की के ऊपर डलिया लटका कर, वही घर गिल्लू के लिए 2 वर्ष का आश्रय रहा। 2 वर्ष वह उसी घर में रहा। वह उस घर को हिलाता, खिड़की पर लटकाया हुआ था डलिया को हिलाता, उसमें झूलता और अपनी छोटी छोटी आंखों से कमरों के भीतर और इधर उधर न जाने क्या देखता रहता था। पर उसकी
समझदारी पर सबको आश्चर्य होता था। अब आगे की पंक्तियों में देखें, जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। वह मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए न उठती। लेखिका कह रही है कि वह छोटा सा जीव हमेशा लेखिका का ध्यान अपनी ओर खींचना चाहता था और वो उसे हमेशा यह इच्छा रहती थी कि वो लेखिका उसे हमेशा देखती रहे, और इसके लिए उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए उसने एक उपाय निकाला कि वह दौड़कर लेखिका के पैर तक आता और फिर सर से भागकर पर्दे पर चढ़ जाता और उसी तेजी से उतरता। और यह क्रम तब तक चलता रहता था जब लेखिका उसे प्यार से अपने हाथों में उठा न ले। अर्थात वह प्यार पाने के लिए ही, लेखिका के पास आने के लिए ही उनका ध्यान खींचता रहता था। अब आगे, कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले 2 पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघु गात लिफाफे के भीतर बंद रहता। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता और काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता रहता। इन पंक्तियों में लेखिका कह रही है कि कभी लेखिका जब काम करती रहती थी तो उसको पकड़कर एक लिफाफे में बंद करके दीवार के सहारे टिका देती थी, और इस प्रकार लिफाफे में रखा जाता था उसको कि उसका 2 पैर आगे निकला हुआ रहे, सर और पैर 2 पैर आगे निकला हुआ रहता था लिफाफे के बाहर। बाकी सारा शरीर, गात मतलब होता है शरीर, कह के जैसे लेखिका इसमें करे, उसके अगले 2 पंजे और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगात लिफाफे के भीतर बंद रहता। अर्थात 2 पैर और सिर बाहर रहते और बाकी सारा शरीर लिफाफे के अंदर रहता। और इस स्थिति में वह घंटों मेज के सहारे, दीवार के सहारे खड़ा रहता और टुकुर टुकुर देखते रहता। और भूख लगने पर चिक चिक करके वह लेखिका को जैसे सूचना देता कि मुझे भूख लगी है, और बिस्कुट या काजू मिल जाने पर बड़े मज़े से वह लिफाफे के अंदर खड़ा हुआ अपने पंजों से पकड़कर उसे कुतरता रहता, अर्थात खाता रहता। अब अगली पंक्तियों में देखें, फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी। बाहर की गिलहरियाँ खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या क्या कहने लगीं। इन पंक्तियों में लेखिका ने कहा कि फिर गिल्लू के जीवन का पहला बसंत आया, मतलब उसकी जवानी आ गई, पहली जवानी आई। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी, और नीम और चमेली की गंध हौले हौले उनके कमरे में आने लगी, और बाहर की गिलहरियाँ खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगी। मतलब गिलहरियाँ बड़ी हो गई थी, और वह बाहर से जो नीम चमेली की गंध कमरे में आती थी और बाहर की गिलहरियाँ खिड़की के जाली के पास आकर चिक चिक करती रहती थी, वह उसे सुनते रहता था। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। गिल्लू को बाहर की गिलहरियों की आवाज़ सुनकर उसके पास जाने की इच्छा होती थी, और इस तरह का क्रियाकलाप देखकर लेखिका को लगा कि अब गिल्लू को बाहर जाने के लिए छोड़ना आवश्यक है। इसलिए उन्होंने क्या किया, आगे देखें। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया, और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी। लेखिका ने क्या किया, खिड़की के किनारे खिड़की पर जो जाली लगी थी उसका एक कोना कीले निकालकर, मैंने कांटी उसमें से निकाल दिया और एक छोटा सा रास्ता बना दिया, ताकि वहाँ से वो बाहर जा सके और बाहर अपने दोस्त गिलहरियों से मिल सके। अब अगली पंक्तियों में देखें। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता है।
मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपने जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगा। तब से यह नित्य का क्रम हो गया। लेखिका इसमें कह रही है कि जब उसको आज़ाद कर दिया गया, मतलब जाली का एक कोना खोलकर उसे बाहर जाने की अनुमति दे दी गई, तब वह कमरे से बाहर आने जाने लगा। लेकिन जब लेखिका जैसे ही लौटकर अपने कॉलेज से घर आती थी और घर के भीतर जैसे ही पैर रखती थी, वैसे ही गिल्लू अपनी जाली से भीतर घुस जाता, खिड़की की जाली से भीतर घुस जाता और पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगता। मतलब लेखिका के पैर से सिर पर चढ़ जाता, फिर सिर से उतरकर पैर तक दौड़ते रहता। अर्थात वह उनको प्यार करता था, उनसे उनका लगाव हो गया था और यह रोज का सिलसिला था। अब आगे पंक्तियों में देखें। मेरे कमरे से बाहर जाने पर वह भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। रोज का क्या सिलसिला था कि जैसे ही लेखिका अपने कॉलेज जाती थी, वह भी अपने जाली के द्वारा बाहर निकल जाता और अपने गिलहरियों के झुंड में खेलता रहता, उनका नेता बना रहता। और जैसे ही शाम को 4 बजते लेखिका के आने का समय होता, वह भी खिड़की की जाली से अंदर आकर अपने झूले में झूलने लगता। देखें, यह जानवर भी कितने समय के पाबंद होते हैं। हमें भी अपने समय के पाबंदी पर ध्यान देना चाहिए। हर काम नियमित रूप से एक नियमित दिनचर्या के साथ ही करनी चाहिए। इस छोटे से जीव से हमें यही सीख मिल रही है यहाँ पर। अब आगे देखें। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दों की चुन्नट में और कभी सोनजूही की पत्तियों में। लेखिका को चौंकाने के लिए, प्यार करने के लिए वह कभी छिप जाता था, कभी सामने आता था, कभी छिप जाता था। उनके साथ छुपन छुपाई का खेल खेलते रहता था। और इसके लिए वो क्या करता था, कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता था और कभी पर्दे के पीछे छिप जाता था और कभी सोनजूही की पत्तियों में छिप जाता था। और यही कारण है कि शुरुआत के पंक्तियों में लेखिका ने कहा कि मुझे उस छोटे से जीव की हमेशा याद रहती है और उसको कली के रूप में मैं उसे खोजती रहती हूँ, याद करते रहती हूँ। अब लेखिका आगे कर रही है। आगे की पंक्तियों में देखें। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत हुई, ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। कह रही लेखिका के पास बहुत से पालतू पशु पक्षी हैं, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह उनकी थाली में बैठकर खा सके। अब आगे की पंक्तियों में। गिल्लू इनमें अपवाद था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहां बैठकर वह मेरी थाली से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू उसका प्रिय खाद्य था और कई दिन काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीज़ें या तो लेना बंद कर देता था या झूले से नीचे फेंक देता था। लेखिका कह रही है कि लेखिका के पास जितने पालतू पशु थे, उनमें से किसी की हिम्मत ये न थी कि उनके थाली में एक साथ बैठकर खाए, लेकिन गिल्लू इसमें अपवाद था। मतलब कि गिल्लू ऐसा करता था। क्या करता था? जैसे ही खाने का समय होता, लेखिका खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार बरामदा सब पार करके खाने की मेज पर पहुंच जाता था और लेखिका के थाली में बैठ जाना चाहता था। वह तो जानवर था, उसे तो खाने का ढंग नहीं था, इसलिए वह चाहता था कि थाली में बैठकर ही खाऊं। लेकिन बड़े ही धैर्य और कठिनाई से लेखिका ने उसे थाली के बाहर बैठना सिखाया, थाली के पास बैठना सिखाया और एक एक दाना
चुनना सिखाया कि थाली से एक एक दाना कैसे उठा के खाते हैं। तो इस तरह से वह थाली में बैठकर एक एक दाना चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाते रहता था अपने दोनों पंजों के सहारे। और लेखिका कह रही है कि उस गिलहरी गिल्लू का सबसे प्रिय खाद्य पदार्थ क्या था, खाने का सबसे अच्छा चीज़ उसको क्या पसंद था, वो था काजू। कई दिन तक काजू नहीं मिलने पर या तो वह अन्य खाने की चीज़ें या तो नहीं खाता था या मिलने पर फेंक देता था। मतलब कि एक तरह का खाना उसे पसंद नहीं था। अब अगली पंक्तियों में देखें क्या है। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता। सब उसे काजू दे जाते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिनसे ज्ञात होता था कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा। लेखिका एक घटना का वर्णन कर रही है कि एक बार उनका एक्सीडेंट हो गया, मोटर दुर्घटना हो गई। मोटर दुर्घटना मतलब एक्सीडेंट। इंग्लिश आप ज़्यादा समझते हैं, इंग्लिश के कुछ शब्द आप ज़्यादा समझते हैं, हिंदी आपको कम समझ आती है। तो दुर्घटना मतलब एक्सीडेंट होता है। तो यहाँ कह रही है कि एक बार मैं कार एक्सीडेंट में घायल हो गई। आहत मतलब घायल होना। घायल हो गई और कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। और उन दिनों में जब कमरों का दरवाज़ा खोला जाता, जब लेखिका अस्पताल में थी, वो वहाँ अपने घर में थी नहीं, तो कमरे का दरवाज़ा खोला जाता तो वो दौड़ कर आता था, अपने झूले से उतरकर दौड़ कर आता था और उसे लगता था शायद लेखिका आई हैं, पर वहाँ दूसरे को देखकर वह दौड़ के फिर से अपने घोंसले में जाकर बैठ जाता था। जो लोग वहाँ आते थे वह उसे काजू दे जाते थे, क्योंकि काजू उसका पसंदीदा भोजन था। परंतु जब लेखिका स्वस्थ होकर अस्पताल से लौटी और उन्होंने उसके घोंसले की सफाई की तो उन्हें क्या मिला, उसमें काजू भरे मिले। अर्थात जब लेखिका अस्वस्थ थी तो दुख के मारे उसने भी बहुत कम खाना खाया। इससे ये प्रतीत होता है, इससे स्पष्ट होता है कि जानवरों को भी हमसे बहुत प्यार होता है। अतः हमें जानवरों की रक्षा करनी चाहिए। वे भी प्रकृति की देन हैं, प्रकृति की धरोहर हैं, उन्हें बचाना चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए। तभी तो यह प्रकृति सुंदर लगेगी और सारा प्रकृति सौंदर्य से भरा रहेगा। अब आगे की पंक्तियों में देखें। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता। लेखिका इन पंक्तियों में बड़े ही महत्वपूर्ण बात कह रही हैं। वो कह रही हैं कि जब मैं बीमार हो जाती थी, अस्वस्थ हो जाती थी, तो वह छोटा सा गिलहरी उनके तकिए के पास बैठकर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से उनके बालों को सहलाते रहता धीरे धीरे। और जब वह वहाँ से हटता तो ऐसा लगता जैसे कोई परिचारिका का अर्थ है नौकर या सेवा करने वाली दासी। तो ऐसा लगता कि कोई दासी हट गई है जो उनके बालों को सहला रही थी और उन्हें बड़ा आराम मिल रहा था। तो जब वह वहाँ से हटता तो लेखिका को लगता कि कोई सेविका उनकी सेवा कर रही थी और अभी हट गई तो अच्छा नहीं लग रहा है। उन्हें लगता कि वो हमेशा सिरहाने बैठकर मेरे बालों को सहलाता रहे। अब आगे की पंक्तियों में देखें। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू न बाहर जाता न अपने झूले में बैठता। उसको मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का सर्वथा नया उपाय खोज निकाला था। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। गर्मी में जब गर्मी पड़ती थी, काफ़ी गर्मी पड़ती थी दोपहर के समय, तो गर्मी से आहत होकर गिल्लू ने गर्मी से बचने का क्या उपाय निकाला। वह अपने झूले से उतर आता और लेखिका के पास जो सुराही रखी रहती, सुराही आप समझते हैं ना, जिसमें पानी रखते हैं गर्मी के दिनों में हम, मटका, तो मटके के पास आकर वह मटके के ऊपर ही लेट जाता, सुराही के ऊपर लेट जाता
और इस प्रकार वह लेखिका के समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता, गर्मी से उसे राहत मिल जाती। अर्थात इन पंक्तियों के माध्यम से लेखिका यह बताना चाहती हैं कि हर जीव अपने सुख सुविधा का साधन स्वयं खोज लेता है। जैसे वह गिलहरी ठंडक से बचने के लिए गर्मी से बचने के लिए क्या उपाय निकाला? ठंडी सुराही ठंडी होती है गर्मी के दिनों में, तो सुराही के ऊपर चूँकि उसमें पानी रहता है इसलिए ठंडी रहती है, उसके ऊपर आकर लेट जाता और गर्मी से भी बचा रहता और लेखिका के पास भी रहता। अब आगे की पंक्तियों में देखें, ये पंक्तियाँ बहुत ही मार्मिक हैं। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने न कुछ खाया न बाहर गया। रात में अंत की यातना में भी वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन स्थिति में पकड़ा था। इन पंक्तियों के माध्यम से लेखिका गिल्लू के जीवन के अंत का वर्णन कर रही हैं। इसमें कह रही हैं कि गिलहरियों के जीवन की अवधि मतलब जीने का समय सिर्फ 2 साल ही होता है। 2 साल में 2 साल के अंदर ही वो पैदा भी होते हैं और मर भी जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस धरती पर पैदा होने वाला हर जीव एक दिन पैदा होता है और एक दिन मरता है, यह जीवन नश्वर है। उसी प्रकार गिलहरी का जीवन भी नश्वर था और उसकी जीवन अवधि क्या थी? सिर्फ 2 साल। तो गिल्लू का अंतिम समय आ गया है। दिन भर उसने न कुछ खाया न कुछ पिया। कौन? गिल्लू को शायद अपने मरने का आभास हो गया था, इसलिए वह दिन भर न कुछ खाया न कुछ पिया और न बाहर गया। रात में अंत की यातना में मतलब अंतिम समय की पीड़ा में भी वह अपने झूले से उतरकर लेखिका के बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन स्थिति में पकड़ा था। इस स्थिति में लेखिका वर्णन कर रही है कि अपने अंत समय में वह लेखिका के बिस्तर पर आया और उनकी वही उंगली पकड़ी जो उंगली उसने बचपन में जब लेखिका ने उसे बचा कर लाया था गमले के पास से उठाकर जैसे, और उसके बाद ठीक हुआ था, तो ठीक होकर जैसे उसने उंगली पकड़ी थी वही उंगली पकड़कर वह लेखिका के पास ठंडे पंजों से लेट गया था, चिपक गया था। अब अगली पंक्तियों में देखें, पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जागकर हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। बड़ा ही मार्मिक वर्णन है। इसमें लेखिका कह रही है कि उस छोटे से जीव के पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जागकर हीटर जलाया। लेखिका को आभास हो गया कि इसका शरीर ठंडा है, शायद यह अब नहीं बचेगा, इसलिए उन्होंने उसे हीटर पर गर्म करने का प्रयास किया। यहाँ एक शब्द है उष्णता। उष्णता मतलब गर्मी देने का। गर्मी देने का लेखिका ने प्रयास किया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ और प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही मतलब सूरज निकलते ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया, अर्थात वह उसका जीवन का अंत आ गया, वह मर गया। अब अगली पंक्तियों में देखें, उसका झूला उतार कर रख दिया गया है और खिड़की की जाली बंद कर दी गई है, परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक चिक करती ही रहती है और सोनजूही पर बसंत आता ही रहता है। लेखिका इसमें कहती है कि लेकिन अब उसका झूला उतार कर रख दिया गया। क्यों रख दिया गया? क्योंकि अब तो रहा ही नहीं, अब वो तो मर गया, तो झूला किस काम का, उसे देख देख कर और याद आती लेखिका को, इसलिए उसको झूला उतार कर रख दिया गया और खिड़की की जाली बंद कर दी गई है। कौन सी जाली बंद कर दी गई है? जो कोने में खोला गया था, खिड़की के कोने में गिल्लू के बाहर आने जाने के लिए खोला गया था, उस जाली को अब बंद कर दिया गया है।
परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी, माने नई जो गिलहरियां हैं अभी जो पैदा हुई हैं या जो अभी वयस्क हैं, वो गिलहरियां खिड़की के उस पार चिक चिक करके आवाज़ करती ही रहती है और सोनजूही पर बसंत आता ही रहता है, मतलब हर साल फूल खिलते ही रहते हैं। सोनजूही, अब अगली पंक्तियों में देखें, सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि दी गई है, इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी, इसलिए भी कि उस लघु गात का किसी वासंती दिन जूही के पिताब छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। लेखिका कह रही है कि सोनजूही की लता के नीचे, मतलब सोनजूही की पौधे के नीचे गिल्लू की समाधि दी गई है, मतलब गिल्लू को वहीं पर मरने के बाद गाड़ दिया गया है, उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया है। और क्यों गाड़ा गया? क्योंकि वह लता गिल्लू को सबसे अधिक पसंद थी, क्योंकि उसी में वह छिपता था, उसी में खेलता था, इसीलिए उसको सोनजूही के नीचे ही उसकी समाधि दी गई है, उसका अंतिम संस्कार किया गया है। और इसलिए भी वहाँ गाड़ा गया उसको, इसलिए भी वहाँ समाधि दी गई। क्यों? क्योंकि उस लघु गात का किसी वासंती दिन जूही के पिताब छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। लेखिका इस पंक्तियों में कह रही है कि उस छोटे से जीव का किसी बसंत के दिनों में जूही के पिताब छोटे फूल, मतलब जूही के छोटे छोटे पीले पीले फूल के रूप में खिल जाने का विश्वास है लेखिका को, और यही चीज़ उनको संतोष देता है कि हर दिन वह जूही की कली के रूप में मेरे सामने आता रहेगा और मुझे याद दिलाता रहेगा। तो बच्चों, कैसी लगी आपको यह कहानी, रेखाचित्र जो महादेवी वर्मा द्वारा रचित है? बड़ा ही सुंदर, सरल और सजीव वर्णन था, और हमारा दिल इस कहानी को सुनकर अभी अंत समय में भर गया। उम्मीद है कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अब आप अगले वीडियो में मैं इसके प्रश्नों का, अभ्यास प्रश्नों का उत्तर दूंगा, आप उसे ध्यान से देखेंगे। तब तक के लिए शुभ विदा।